हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग अपने एवरेज जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है उसका आज हम लोग चौथा लेक्चर कवर करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में जो कि तीसरा लेक्चर था उसमें हम लोगों का पहला टाइप कवर हो चुका था। पहला टाइप में 4 सवाल था और उसमें हमने आपको 2-3 सवाल जो है एक्स्ट्रा कराए थे। जो चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट पर आधारित जो मिसिंग नंबर वाला कंसेप्ट था उस पर 2-3 सवाल जो है हम कराए थे आपको अपने तरफ से। तो पहला टाइप हम लोगों का समाप्त हो चुका है सर अपने असाइनमेंट का। आज हम लोग दूसरे टाइप पर मूव करेंगे और दूसरे टाइप में हम लोग का सवाल नंबर स्टार्ट हो रहा है सर 5 से। दूसरा टाइप में सवाल नंबर 5, जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 59 और श्रेणी की औसत 71 है तो अंतिम पद ज्ञात करिए। अंतिम पद ज्ञात करिए। अब याद करिए पहला क्लास जो हम आपको एवरेज का पहला क्लास पढ़ाए हैं उसमें हम आपको बताया समानांतर श्रेणी के बारे में, एपी सीरीज के बारे में। उसमें हमने आपको बताया, हमने आपको कहा था कि जब किसी सीरीज का किन्हीं दो पदों का अंतर समान होता है तो उस सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं या फिर समानांतर श्रेणी कहते हैं। ये बात हमने आपको बताई है पहले क्लास में। जो किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो जो हमारी श्रेणी दी गई है सर इसमें, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में जो श्रेणी दी गई है, सीरीज दी गई है, वो किस प्रकार की सीरीज है सर? समानांतर सीरीज। समानांतर समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी है। और समानांतर श्रेणी में हम आपको एवरेज निकालना सिखाए कैसे निकाला जाता है। समानांतर श्रेणी में जो एवरेज निकाला जाता है वो 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म आपको ये पहले लेक्चर में हमने सिखाया है। एक तो मिडिल टर्म और दूसरा निकलता है सर फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म और बटा में 2। यही 2 तरीका होता है सर समानांतर श्रेणी में औसत निकालने का। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2 और एक होता है मिडिल टर्म। तो ये जो आपका सवाल दिया ना 5वां नंबर, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस वाले कंसेप्ट पर जो एवरेज निकलता है इसी कंसेप्ट पर सवाल को डिजाइन किया गया है। पढ़िए क्या बोला है। बोला यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 59 है। बोल रहा है कोई समानांतर श्रेणी है, उस समानांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म कितना है सर? 59 यानी 59 है, 59 है। फिर आगे पढ़िए क्या कह रहा है। और श्रेणी का औसत 71 है। मतलब जो भी सीरीज, जो भी श्रेणी दिया गया है उसका औसत 71 है। एवरेज जो है, एवरेज वो सर 71 है। एवरेज उसका 71 है। फिर आगे कह रहा है तो अंतिम पद ज्ञात करिए। अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म आपको बताना है कि क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा। तो आइए ये वाला अगर आप देखेंगे समानांतर श्रेणी का, ये वाला अगर आप कंसेप्ट देखेंगे एवरेज निकालने वाला, तो इसमें आपको एफ दिख रहा है यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। तो यहां पर भी आपको फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है, लास्ट टर्म दिखाई दे रहा है। तो एवरेज जो निकलेगा, एवरेज जो सर निकलेगा वो समानांतर श्रेणी का एवरेज निकलता है फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटा में 2। अब एवरेज हमें पता है कि सर कितना है 71, तो लिख दीजिएगा 71। फर्स्ट टर्म आपको पता है कितना है सर 59, 59, तो लिख दीजिए 59 प्लस का एल लास्ट टर्म निकालना है, रहने देंगे और बटा में 2। अब इधर ये भाग में है, इधर आएगा सब तो गुणा में आएगा। 71 में 2 से गुणा करेंगे सर कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो बोलेंगे 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 मतलब 142, 142 आ गया। अब इधर क्या बच गया सर? इधर बच गया 59 और प्लस का लास्ट टर्म। क्या यहाँ से आप लास्ट टर्म का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 59 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एल बराबर हो जाएगा 142 और माइनस का 59। ऐसे हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, हम यहाँ पर एल को रहने देते हैं। और 142 इधर है तो 142, 59 इधर प्लस में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा सर? माइनस में, माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा और ये हो गया सर 13 और 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। आपका लास्ट टर्म कितना आ गया सर? 83। और यही हमसे पूछा गया था, यही हमसे पूछा गया था सर लास्ट टर्म क्या होगा। लास्ट टर्म 83 हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नोट करेंगे फिर इसके आगे बढ़ेंगे सर। नोट करिए फटाफट। समानांतर श्रेणी में आपको औसत निकालने का 2 तरीका होता है, या तो मिडिल टर्म या फिर
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब मिडिल टर्म और फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म बटा में 2, ये दोनों कंसेप्ट हमने आपको पहले वीडियो में सिखा दिया है, पहले लेक्चर में सिखा दिया है। अब इस पर आधारित सवाल आपको टाइप नंबर 2 में देखने को मिला है। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि कोई समानांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 59 है और उस समानांतर श्रेणी का औसत 71 है, तो बताइए उस समानांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा। तो अंतिम पद अगर निकालना है तो बोलेंगे सर समानांतर श्रेणी का औसत निकालने का एक तरीका हमने सीखा है कि औसत बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2। औसत हमें पता है कि सर 71 है तो 71 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 59 है 59 लिख देंगे, और लास्ट टर्म निकालना है तो एल रहने देंगे। 71 में 2 से गुणा करेंगे 142 और 59 प्लस लास्ट टर्म। अब 59 इधर आएगा तो 142 में से 59 घट जाएगा सर, हो जाएगा हमारा 83 यानी 83। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो आप देख रहे हैं सर अपने असाइनमेंट में, ये सवाल जो है ये ऑप्शन से लगेगा। ये सवाल जो है सर ये ऑप्शन से लगेगा। एक बार हम इस सवाल को लिखना चाहेंगे, लिखना जरूर चाहेंगे इस सवाल को। देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी का औसत, ए तथा बी का औसत ए के पावर एन प्लस 1। अच्छा आपके असाइनमेंट में ना ये गलती दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं वो क्या दिया गया है, ठीक है, वो बोला गया है जैसे इस तरीके से दिया ना 2 के पावर में एन प्लस 1 प्लस का बी के पावर में एन प्लस 1 बटा में ए के पावर में एन प्लस का बी के पावर में एन, ऐसे दिया है ना। तो ये 2 नहीं है, ये ए है, इसको आप सुधार लीजिए। ए के पावर में एन प्लस 1 दिया है, इसको आप सुधार लीजिए, अपने असाइनमेंट में सुधार लीजिए, ठीक है। तो जो बोला गया है क्वेश्चन ये बोला है कि यदि ए तथा बी का औसत इतना है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए तथा बी का औसत, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। यदि ये क्वेश्चन एक्चुअली में यहाँ पर शो नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन जो है पर्सनली इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर। यदि ए तथा बी का औसत, ए तथा बी का जो एवरेज है, यदि ए तथा बी का जो औसत है वो कितना है सर, वो है ए के पावर में एन प्लस 1 प्लस का बी के पावर में एन प्लस 1, ठीक है, बटा में ए के पावर में एन प्लस बी के पावर में एन। बोल रहा है कि यदि ए तथा बी का औसत इतना है तो एन का मान ज्ञात करिए। बोल रहा है एन का मान बताइए क्या होगा, एन का मान क्या होगा, यही सवाल है। यहाँ पर हमने सवाल लिख दिया आपका, ठीक है, ये सवाल नंबर आपका 6 है, ठीक। और ये हमने लिखा है यदि ए तथा बी का औसत इतना है तो बताइए एन का मान कितना होगा, एन का मान। और इसके लिए ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है सर, ऑप्शन दिया गया 0 1 2 4 ऑप्शन दिया गया है सर। ऑप्शन ए जो है वो है 0, ऑप्शन बी जो है 1, ऑप्शन सी जो है वो है 2 और ऑप्शन डी जो है वो है 4। 0 1 2 4 0 1 2 4, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं हम। जो क्वेश्चन बोला है कि ए और बी का जो एवरेज है वो इतना है, तो हम ए और बी का एवरेज निकालने जा रहे हैं सर। ए और बी का एवरेज निकालने जा रहे हैं, एवरेज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का जो है हम एवरेज निकालने जा रहे हैं। एवरेज ए एंड बी का हम एवरेज निकालने जा रहे हैं। तो ए और बी का एवरेज आप कैसे निकालिएगा बताइए। तो ए और बी का अगर एवरेज निकालना है तो ए और बी का एवरेज कैसे निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ए और बी का एवरेज, तो कुल प्रेक्षणों का योग ए और बी का योग और कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षण कितना है 2, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, है ना। कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या, मतलब ए और बी का एवरेज हम अपने तरफ से निकाले तो ए प्लस बी बटा में 2 आएगा। और यहाँ पर बोला है कि ए प्लस बी का एवरेज इतना है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये वाला चीज इसके बराबर है। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का एवरेज इतना है, और हम जानते हैं कि अगर हमें ए और बी का एवरेज निकालना हो अपने तरीके से कि ए और बी ये 2 संख्या है, इसका एवरेज निकालना है हमें, तो हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं सर कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। जबकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए और बी का एवरेज इतना है। इसका मतलब कि हमने जो एवरेज निकाला है ए और बी का, जो तरीका होता है उससे हमने निकाला, और ये एवरेज जो है वो बराबर होगा किसके, इसके, क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी का एवरेज ये दे रहा है और ए और बी का एवरेज निकालेंगे हम लोग तो ये होगा। तो ए और बी का जो एवरेज है ए प्लस बी बटा में 2, ये कहीं ना कहीं सर बराबर होगा किसके, ए के पावर में n प्लस 1 प्लस का बी के पावर में n प्लस 1 बटा में ए के पावर में n प्लस का बी के पावर में n। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर,
इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए और बी का एवरेज गिवन है क्वेश्चन में इतना, और हमें पता है कि ए और बी का एवरेज जब हम निकालेंगे तो कुल परीक्षणों का योग बटे में कुल परीक्षणों की संख्या, तो ए और बी का जो एवरेज ये है, यही जो है ये बराबर किसके है, तो इसके है, बराबर है, ये वाला जो है इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो a प्लस बी बट्टा में 2 को हम इसके बराबर किए। अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे बोला है कि n का मान बताइए क्या होगा। n का मान, ये जो n ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इसका मान हमें बताना है। तो हम जब इसको सॉल्व करें ना, सॉल्व, तो इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। क्यों? क्योंकि a तथा b का एवरेज जो होगा वो यही होगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद ना इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। तो n का मान हम क्या रखें कि इसको सॉल्व करने के बाद a प्लस बी बटा में 2 आ जाए। तो n का मान यही 4 ऑप्शन में तो कोई हम लोग एक रखेंगे, n का मान यही 4 ऑप्शन में से कोई एक हम लोग रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सर हम लोग बाई ऑप्शन लगा सकते हैं, बाई ऑप्शन लगा सकते हैं। तो n का मान जो होगा, n का मान इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो आइए n का मान एक बार हम लोग 0 रखेंगे, फिर n का मान एक बार 1 रखेंगे, फिर n का मान हम लोग 2 रखेंगे, फिर n का मान 4 रखेंगे। जो भी मान रखने पर इधर वाला, मतलब ये जो RHS है ये LHS के बराबर आ जाता है, तो कहेंगे कि वही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। जो ऑप्शन यहाँ पर रखने पर अगर LHS के बराबर आ जाता है इधर वाला मान, तो वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर n के जगह हम लोग ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग क्या रखने जा रहे हैं, 0। तो आइए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पर सेटिस्फेक्शन लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए पर सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं यदि ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप रखिएगा a के पावर 0 प्लस का 1। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, लेकिन वो संख्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो x है ना, x वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो x है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। x के पावर में 0 मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन जो ये x है, x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि 0 के पावर में 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। 0 के पावर में 0 जो होता है सर वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग हम लोग लेकर आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग हम लोग लेकर आते हैं। तो ये है a प्लस का b बटा में 2, फिर बराबर a के पावर में n प्लस 1, n का मान है 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्या दिखाएगा, 0 प्लस का 1 रख देते हैं, प्लस b के पावर में 0 प्लस का 1 बटा में a के पावर में 0 प्लस b के पावर में 0, ऐसे हम लोग करेंगे। फिर a प्लस b बटा में 2 बराबर 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। फिर प्लस b के पावर में 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, बटा में a के पावर में 0 1 होता है। अभी हम बताए किसी भी संख्या के पावर में 0 1 होता है, बस वो संख्या 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के पावर में 0 अनडिफाइन हो जाएगा। प्लस b के पावर में 0 कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो जरा, ये देखिए a प्लस का b बटा में 2, इतना नीचे आ जाएगा, बराबर ये देखिए a के पावर में 1 a प्लस b के पावर में b के पावर में 1 b और बटा में 1 और 1 कितना हो गया, 2। देखिए LHS और RHS आपस में सेटिस्फाइड कर गए कि नहीं सेटिस्फाइड कर गए, तो a प्लस b बटा में 2 बराबर हो गया a प्लस b बटा में 2 का। LHS और RHS आपस में सेटिस्फाइड कर गए, कौन सा ऑप्शन पुट करने पर सर, ऑप्शन नंबर ए यानी 0 रखने पर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पाए होंगे, आपको कुछ नहीं करना है सर, आपको क्वेश्चन में बोल के रखा है कि यदि a तथा b का एवरेज इतना है तो बताइए n का मान कितना है। भाई वास्तव में a और b का एवरेज इतना होगा, तो हमारा जो मान आना चाहिए, हमारा जो a और b का मान आएगा एवरेज, वो इसके बराबर होना चाहिए, इसके। जो भी ये मान होगा वो बराबर किसके होना चाहिए, इसके, क्योंकि a और b का एवरेज यही तो होगा। तो a और b का जो एवरेज है a प्लस b बटा में 2, इसी को बराबर किए किसके, इसके बराबर किए। और यहाँ पर हमें n का मान निकालना था, तो n का मान पूछा है क्वेश्चन में, तो n का मान ही इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, n का मान इसी 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो हम लोग यहाँ पर पहला ऑप्शन को पुट किए n के जगह पर और सेटिस्फाइड किए, तो LHS और RHS आपस में बराबर हो गया। अतः यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, n का मान 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, इसको नोट करेंगे, फिर इसके आगे हम लोग चलेंगे। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। अब
और अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अच्छा, इस तरीके के जो सवाल आपको आएंगे, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या के औसत, प्रथम 100 सम संख्याओं के औसत, इस तरीके के जो सवाल आते हैं उसको बाई फार्मूला लगाते हैं हम लोग। फार्मूला होता है इसका, आइए हम आपको कुछ जो है फार्मूला बता देते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या का सम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, ये सब चीज थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अच्छा, औसत निकलता कैसे है? औसत कैसे निकलता है? औसत निकलता है सर कुल प्रेक्षणों का योग और बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या, ऐसे ही तो निकलता है औसत। माने ऊपर आपका योग होना चाहिए और नीचे जितना संख्या है उससे भाग देना, जितना प्रेक्षण है उससे भाग देना है, यही ना है। तो सबसे पहले तो हमको अगर प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, अगर 100 को प्राकृतिक संख्या का, चाहे 200 चाहे 50 को 10 को, कितनों प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, तो पहले उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ऊपर होना चाहिए और उसके बाद जितना प्राकृतिक संख्या है उसको हम लोग नीचे रखेंगे ताकि भाग देकर हम लोग औसत निकाल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग को योग पता होना चाहिए। और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम आपको पढ़ा चुके हैं योग वगैरह के बारे में कि प्रथम प्राकृतिक इतना प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, या इतना ये क्या बोलते हैं सम संख्या का योग क्या होगा, ये सब चीज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ाए हैं आप लोगों को। तो आइए यहां पर समझिए, जैसे यहां पर हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा? प्रथम n प्राकृत संख्या का मतलब समझते हैं, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, ऐसे डॉट 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 कहां तक? n तक, इसी का योग पूछा है। तो योग निकालने का तरीका क्या होता है सर? n इंटू का n+1 बटा में 2, यही ना योग निकालने का तरीका होता है सर। ये योग निकालने का तरीका है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का तरीका। हमको औसत चाहिए, तो औसत निकालेंगे तो योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर जैसे ये चीज हो गया। अब इसमें हम लोग औसत निकालने को समझ रहे हैं। देखिए, औसत निकालने को समझ रहे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत या संख्या का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग हो गया n इंटू n+1/2। अब प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत निकालना है, प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत। औसत कैसे निकलेगा? योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। अब योग आपके पास आ गया है, प्राकृत संख्या का योग आ गया है, कितना? n इंटू n+1 और बटा में 2। और प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत पद बताना है तो ऊपर योग रहेगा और नीचे प्रेक्षणों की संख्या। कै गो प्रेक्षण है? बोला प्रथम n, मतलब n गो प्रेक्षण है, तो n यहां रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे सर, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके का कहीं आपको कैलकुलेशन मिले a बटा में b बटे में c बटा में d, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? a बटा में b, ये जो बड़ा वाला भाग है ये चेंज हो जाएगा गुणा में, और ये d आएगा ऊपर और ये c आ जाएगा नीचे, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो वो भी, ये भी वैसा ही है, n इंटू का n+1 बटा में 2, और ये वाला भाग जो है गुणा में चेंज हो जाएगा, ये 1 जाएगा ऊपर और फिर ये वाला n आएगा नीचे, ये वाला n आएगा नीचे। अब देखिए n से n कट गया, क्या बच गया सर? लास्ट में बच गया है n+1 बटा में 2, n प्लस का 1 और बटा में 2, यही बचा है n+1 बटा में 2। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का यदि औसत निकालना है तो औसत निकालने का तरीका क्या होगा सर? n+1 बटा में 2, n+1 बटा में 2। तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने के लिए बोलेगा
प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने के लिए बोलेगा तो हमारा तरीका क्या होगा सर, n प्लस वन बटा में दो, n प्लस वन बटा में दो। अब बोल देगा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालिए, तो वहां पर n का मान कितना हो गया, 100 हो गया, 50 हो गया, जैसा भी हो इसमें पुट करेंगे और आंसर करेंगे। और ये कैसे आया सर, बिल्कुल हम आपको यहाँ से समझाएं। औसत निकालना है तो योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, तो पहले प्राकृतिक संख्या का योग n प्राकृतिक संख्या, जैसे n प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा है तो n प्राकृतिक संख्या का योग चाहिए पहले, तो योग अब बटा में n को प्राकृतिक संख्या है तो n से भाग दे देंगे प्रेक्षणों की संख्या से, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या के औसत का फॉर्मूला क्या होता है सर, n प्लस वन बटा में दो, n प्लस वन बटा में दो। अब यहाँ से कभी भी सवाल पूछेगा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो वहां पर n का मान 50 60 ऐसे हो रहा होगा, इसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, इसको नोट कर लिए हो तो अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर अगले कंसेप्ट पर। जैसे यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत आपसे पूछ सकता है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत, ऐसे भी तो सवाल पूछे। तो दो चार बात है, इसको समझ लीजिए। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत, तो औसत निकालना है तो पहले योग पता होना चाहिए। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक सम संख्या का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग। तो सम प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8, यही ना सम प्राकृतिक संख्या। अब प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का यदि योग निकालना है तो कहां तक जाएगा, n तक। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का यदि योग निकालना है तो इसका तरीका क्या होगा सर, इसका तरीका होता है n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन, ये योग निकालने का तरीका है। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का तरीका है, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 10, ये आगे जहां तक भी दे दे वहां तक का अगर जोड़ निकालना है तो n इंटू n प्लस वन जहां तक जाएगा उसको यहाँ पुट करेंगे, फिर एक बढ़ाकर गुणा कर देंगे, आपका योग निकल जाएगा। वो ये चीज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ से आपको पूछ सकता है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत, सम प्राकृतिक संख्या का औसत, प्राकृतिक संख्या का औसत, संख्या का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करना है, योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। योग कितना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग कितना है, तो n इंटू का n प्लस वन और बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, n है तो यहाँ लिख देंगे n। अब n से n कट गया, कितना आ गया सर, आ गया सर n प्लस वन, n प्लस वन आंसर हो गया, n प्लस वन आंसर हो गया। आंसर करने का मतलब है कि अगर प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या को औसत निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा सर, n प्लस वन बाई टू। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा सर, तो बोलेंगे n प्लस वन बाई टू, n प्लस वन बाई टू, n प्लस वन, n से n तो कट गया, n प्लस वन। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत पूछेगा तो n प्लस वन बाई टू, और प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछेगा तो n प्लस वन, डायरेक्ट n प्लस वन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विषम संख्या पर। सर विषम के लिए आ जाए तब क्या करना है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना होगा। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि विषम प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकलता है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे सर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का तरीका होता है, विषम प्राकृतिक संख्या समझते हैं, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11, ऐसे ही डॉट 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 कहां तक, n तक। ठीक है, तो इसमें प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो इसका तरीका होता है n स्क्वायर, ये योग निकल जाएगा, जहां तक पूछा उसी का स्क्वायर कर दो, आपको पता चल जाएगा कि प्रथम n जो भी जहां तक पूछा वहां तक के विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, योग। ठीक है, और हमें बताना है औसत बताना है तो योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। योग कितना है सर, प्रथम n विषम संख्या का योग कितना है, n स्क्वायर, और बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण की संख्या कितनी है, n, तो यहाँ लिखेंगे n, देखिए n स्क्वायर, n दो बार है तो एक n से एक n कट गया, कितना बच गया सर, n। तो अगर आपसे पूछता है कि प्रथम n विषम
प्राकृत संख्या का औसत कितना है, तो आपका आंसर होगा n। जैसे हम बोले प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्या का औसत बताइए, तो आपका आंसर 50 होगा। प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्या का औसत बताइए, तो आंसर 100 होगा। ये सब फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी तक हम 3 फॉर्मूला बताए। पहला प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत तो n+1/2, प्रथम n सम प्राकृत संख्या का औसत तो n+1, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का औसत तो n²। ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों को हम सिद्ध भी कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या सिद्ध कर रहे हैं सर, तो हटा दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट ये वाला याद रखना, प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत n+1/2, प्रथम n सम प्राकृत संख्या का औसत n+1, और उसके बाद प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का औसत तो n। बस ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी और कुछ जो है आप ध्यान में न भी रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि नहीं उतना नहीं समझना हमको, तो आप बस ये वाला पॉइंट याद रखिए, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट याद रखिए सबने का। अभी इसमें आपको 2-3 बात हम और समझा रहे हैं। जैसे इसमें पूछ देता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, प्रथम n सम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। विषम प्राकृत और सम प्राकृत नहीं पूछता, आपका यही पूछता है प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत, उसके बाद प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, तो और प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत। ये प्राकृत संख्या से पूछता है। और सम संख्या में ये वाला 2 आपको पूछेगा, प्रथम n सम प्राकृत संख्या का औसत और प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का औसत, ये पूछेगा। सम और विषम में वर्ग वाला नहीं पूछता आपके एग्जाम में, ठीक है सर। तो इसमें अब हम लोग जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या के वर्ग वाला और प्राकृतिक संख्या के घन वाला, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में एक तो प्राकृतिक संख्या पूछेगा, उसके बाद प्राकृतिक संख्या का वर्ग वाला पूछेगा, और उसके बाद प्राकृतिक संख्या का घन वाला पूछेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक तो ये पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत, दूसरा प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत, तीसरा प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घन का औसत। और सम विषम में क्या बोलेगा, प्रथम n सम संख्या का औसत, सम प्राकृत संख्या का औसत, और प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का औसत। प्रथम n सम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत नहीं पूछता है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत नहीं पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए तो अब हम लोग चौथा पॉइंट देख लेते हैं सर। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, संख्या के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, वर्गों का औसत। लेकिन उससे पहले तो योग निकालेंगे, तब ना औसत निकलेगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालना है। तो योग मतलब समझते हैं, इसका योग, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, ऐसे ही n स्क्वायर तक। तो योग इसका निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू का n+1 इंटू का 2n+1 अब बटा में 6। ये प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालने का तरीका, योग। और हमें क्या निकालना है, औसत। हमें औसत निकालना है सर, औसत। तो हम लोग औसत निकालने जा रहे हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, औसत। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत हम लोग निकालेंगे सर। अब औसत निकालने के लिए योग अब बटा में प्रेक्षणों की संख्या, योग कितनी है सर, n इंटू n+1 इंटू का 2n+1 और बटा में 6। ये तो योग हो गया। और बटा में प्रेक्षणों की संख्या, बटा में कितना हो गया सर, n, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। बटा में n और नीचे कुछ नहीं है तो 1, मतलब प्रेक्षणों का योग और बटे में प्रेक्षणों की संख्या। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n इंटू का n+1 इंटू का 2n+1 और बटा में 6। अब ये वाला भाग को गुणा में चेंज करेंगे, गुणा में चेंज किए तो ये 1 आएगा ऊपर और ये n आएगा नीचे। तो 1 ऊपर चला गया, n नीचे आ गया। देखो n से n कट गया, क्या बच गया सर, बच गया है टोटल ऑल ओवर n+1 इंटू का 2n+1 और बटा में 6। यही तो बच गया सर। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे,
n+1 इंटू 2n+1 बटा में 6। अभी तक हम आपको क्या क्या बताए हैं? अभी हम आपको बताए हैं प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत n+1/2, प्रथम n सम प्राकृत संख्या का औसत n+1, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का औसत n, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n+1 बटा में 6। ये हम आपको बताया। अब यहीं पर वर्ग सीख लिए तब घन भी सीख लीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्या के घन का औसत, घन का औसत निकालने के पहले घन का योग निकालिए। घन का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या के घन का योग। घन का योग कहने का मतलब ये है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे ही कहां तक n के क्यूब तक। तो इसको निकालेंगे तो कैसे निकलेगा सर? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये प्रथम n प्राकृत संख्या के घन निकालने का तरीका है, घन निकालने का तरीका है। अब इसका अगर औसत निकालना है, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत निकालना है, तो निकालिए घनों का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत, घनों का औसत, घनों का औसत। इसको ऊपर रखेंगे योग वाले को, और उसके बाद उसके नीचे प्रेक्षणों की संख्या n को रखेंगे। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बड़े भाई, तो इसको सॉल्व यहीं पर करें। देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये पावर में 2 है, इसका मतलब इसके भी पावर में 2 चढ़ेगा, इसके भी पावर में 2 चढ़ेगा, और इसके भी पावर में 2 चढ़ेगा, सबके पावर में 2 चढ़ेगा, तो n स्क्वायर। इसके बाद इसके भी पावर में 2 चढ़ेगा, तो n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है। और बटा में नीचे 2 है, तो 2 का भी स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर हो गया 4। तो इसको खोल दिए, ब्रैकेट खोल दिए, इतना सॉल्व हो गया। तो इसको योग को ऊपर रखेंगे, योग निकालने का तरीका हो गया। तो योग को ऊपर रखेंगे n स्क्वायर इंटू का n+1 का होल स्क्वायर, और बटा में कितना हो गया? 4, और बटे में प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों की संख्या n है, तो n प्लस कितना हो जाएगा? 1। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। n स्क्वायर इंटू का n+1 का होल स्क्वायर, और बटा में ये 4 है तो 4, और ये वाला भाग बदल जाएगा गुणा में, और ये जाएगा 1 ऊपर और n आएगा नीचे, 1 ऊपर जाएगा और n नीचे आएगा। देखो 1 n से 1 n कट गया, 2 n था, तो 1 n से 1 n कट गया, बचा 1 n। तो क्या बच गया है सर? n इंटू का n+1 का होल स्क्वायर और बटा में 4, n+1 का होल स्क्वायर और बटा में 4। ये प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत निकालने का तरीका हो गया। ये हम आपको कितना बात बताए सर? ये हम आपको बताए हैं टोटल 5 बात। टोटल 5 गो बात हम आपको बताए हैं, 5 गो बात। एक बार रिवाइज करिए अपने कॉपी में 5 बात, रिवाइज करिए कॉपी में 5 बात को। उसके बाद दोबारा हम आपको दोबारा रिवाइज कराते हैं। फटाफट रिवाइज करिए। हाँ जी, हम आपको क्या क्या बताएं? सबसे पहले तो हम आपको बताएं प्राकृतिक संख्या का औसत, उसके बाद सम प्राकृत संख्या का औसत, उसके बाद विषम प्राकृत संख्या का औसत, उसके बाद प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत, उसके बाद प्राकृत संख्या के घन का औसत। आपको डायरेक्ट याद रखना है। अभी कैसे आ रहा है तो हम सिद्ध करके आपको दिखा दिए कैसे आ रहा है, लेकिन आपको ये कैसे आ रहा है इससे मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला उसका, है ना। डायरेक्ट उसका फॉर्मूला याद रखना। एक बार हम लिख रहे हैं संक्षेप में, पांचों को लिख रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला हमने आपको बताया प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत तो होगा n+1 बटा में 2। दूसरा हमने बताया प्रथम n सम प्राकृत संख्या का औसत n इंटू n+1, सॉरी n+1 कितना हो गया सर? n+1। प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत n+1/2, प्रथम n सम प्राकृत संख्या का औसत n+1, और तीसरा प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का औसत n। चौथा प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, तो वो आपका हो जाएगा n+1 इंटू का 2n+1 और बटा में 6। और पांचवा हमने क्या बताया सर? प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत, तो घनों का औसत होगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर और बटा में 4। ये आपको ध्यान में रखना। और ये आया कैसे, ये चीज हम सिद्ध भी किए।
ये चीज हम आपके साथ सिद्ध भी किए। ठीक है, तो इस 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। सवाल ऐसे पूछ सकता है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जितना सवाल आपसे पूछ सकता है उसका डेटा हम आपके सामने रख दिए। इसको याद कर जाना है सर, रट जाना है इसको। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर हम लोग का कितना है सर? सवाल नंबर है हम लोग का 7। सवाल नंबर हम लोग का 7 है और 7 में देखो अब सवाल क्या पूछा है। क्या बोला है? प्रथम 100, क्या बोला है सर? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत। बोलो नहीं बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने का तरीका क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने का तरीका क्या है? तो बोलेंगे n+1, n+1 यही ना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने का तरीका n+1 है ना? सॉरी क्या बोला है? प्राकृतिक बोला कि सम प्राकृतिक? प्राकृतिक बोला है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने का तरीका है n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने का तरीका है n+1/2। तो आपसे बोला है कि 100 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए। मतलब n का मान कितना है? 100 है। n का मान कितना हो गया सर? 100। तो n के जगह पर हम लोग पुट करेंगे 100 और प्लस का 1 और बटा में 2। तो 100 + 1 कितना हो गया? 101 और 101 बटा में 2। यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे, कितना हो जाएगा सर? 51.5। 51.5 डायरेक्ट आंसर हो गया। नहीं कर पाएंगे सर? बिल्कुल कर पाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गया? सॉरी 101 है ना, तो 50.5। 50.5 101 में 2 से भाग देंगे तो 50.5। 50.5 100 का आधा 50 और 1 बढ़ गया तो 0.5। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 बोला था प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत। डायरेक्ट बता सकते हैं हम लोग प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने का तरीका होता है n+1/2। 100 पूछा है तो n का मान 100 हो गया, तो 100 + 1 बटा में 2 है ना। इसको सॉल्व करेंगे 50.5 हम लोग का क्या हो गया सर? आंसर हो गया। बिल्कुल आसानी से कर दिया हम लोग। अब देखिए तो 8 नंबर सवाल क्या करा? प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 50 सम संख्या का। अब बताइए प्रथम 50 सम संख्या का औसत आप नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। n का मान कितना है बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर रहे हैं। n का मान कितना है सर? इसमें बोल सकते हैं। वो बोला है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताना है। तो सम संख्याओं का औसत निकालने का तरीका होता है n+1। तो इसमें आप बता सकते हैं कि n का मान कितना है? तो n का मान सर इसमें कितना है सर? 50 है। 50 ही तभी तो बोला प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। मतलब n का मान कितना हो गया? 50 हो गया। 50 हो गया। और प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालने का तरीका होता है n+1। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो n का मान 50। तो बोलेंगे सर 50 + 1 51। 50 + 1 51 डायरेक्ट आंसर कर देंगे सर हम। 50 + 1 51 डायरेक्ट आंसर कर देंगे। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला पर है सब कुछ फार्मूला पर है। आगे बढ़िए और अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 का। कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत ज्ञात करें। भैया क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है? बोला है 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत ज्ञात करें। ये नहीं बोला कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत निकाले ना, ऐसा नहीं बोला कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत निकाले। वो बोला 100 तक जय वो विषम संख्या है ना उसका औसत निकालिए। 100 तक जय वो विषम संख्या है उसका औसत निकालिए। वो ये नहीं बोला है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत निकालिए। 100 तक क्या वो विषम संख्या है बता सकते हैं? विषम संख्या प्रथम 1 से लेकर 100 तक क्या वो विषम संख्या है? तो बोलेंगे सर पहला विषम संख्या 1, दूसरा 3 3 3, उसके बाद अगला विषम संख्या कौन सा आएगा? 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9। ऐसे ही कहां तक जाएगा? 100 तक की विषम संख्या लिखनी हो तो 99 तक जाएगा ना। हो बोला है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 100 तक में कौन कौन विषम संख्या आएगा? 1 3 5 7 9 ऐसे 99 तक जाएगा। अब टोटल 100 गो संख्या में से 50 गो संख्या सम होगा और 50 गो संख्या विषम होगा। मानते हैं ना आप इस बात को? 100 गो संख्या है तो 100 गो संख्या में से 50 गो सम होगा और 50 गो विषम होगा। और बोला है कि 1 से 100 तक का जितना विषम संख्या उसका औसत बताइए। तो 1 से 100 तक पहला 50 गो विषम संख्या होगा।
पहला 50 को विषम संख्या हो, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। संख्या का औसत ज्ञात करें, वो क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रथम 50 विषम संख्या का औसत ज्ञात करें। ज्ञात करें, ज्ञात करें, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वो बोल रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत ज्ञात करें। तो 100 तक में टोटल 50 को विषम संख्या होता है, 1 से लेकर 100 तक टोटल 50 को विषम संख्या होगा, 50 को सम होगा। इसका मतलब प्रथम 50 विषम संख्या की बात कर रहा है। तो प्रथम 50 विषम संख्या, और विषम संख्या का औसत निकालने का तरीका होता है n स्क्वायर। तो प्रथम 50 विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या निकालने के लिए बोलेगा n स्क्वायर। तो प्रथम 50 विषम संख्या निकालने के लिए बोलेगा औसत, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर 50 का स्क्वायर। मतलब n का मान यहाँ पर कितना है, n का मान सर हम लोग का है कितना, सॉरी n स्क्वायर नहीं होता, n होता है। प्रथम 50 विषम संख्या का औसत निकालने का तरीका जो होगा वो n होगा। योग निकालने का तरीका n स्क्वायर होता है। योग निकालना है तो क्या बोलेंगे सर n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग तो n स्क्वायर, अब प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो बोलेंगे n, क्योंकि n स्क्वायर में n से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, n ना बचेगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो n। हमसे क्या पूछा है सर, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत निकालिए। मतलब n का मान कितना है सर 50, और विषम संख्याओं का, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो हमारा औसत भी कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे, औसत भी हम लोग का कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। प्रथम 50 विषम संख्या का औसत निकालना है भाई, तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालने का तरीका n होता है, n होता है। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत निकालना क्या हो जाएगा सर n हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्या का औसत n, तो प्रथम 50 विषम संख्या का औसत 50। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सवाल नंबर कितना 10 पर। सवाल नंबर 10 को समझिए, सवाल नंबर 10 को समझिए जरा क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए तो। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है तो उनका योग ज्ञात करें। सुनो, कह रहा है कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है। कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है। अभी तक आपसे बोलता था कि प्रथम इतनी सम संख्याओं का, या प्रथम इतनी विषम संख्याओं का, या प्रथम इतना प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी बोल रहा है कि प्रथम कुछ सम संख्या का औसत, प्रथम कुछ सम संख्या का औसत इतना है, तो बताइए उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ये तो पूछा है, बोला है कि उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो बोला है प्रथम कुछ सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम कुछ सम संख्या तो सम प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होगा 2 से, इसके बाद क्या आएगा सर 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8। बोला प्रथम कुछ सम संख्या, हमें कुछ पता नहीं, हम मान लेते हैं n। प्रथम n सम संख्याओं का औसत दे रखा है, एवरेज कितना देख रखा है सर 101। तो बताइए कि इन सब का योग क्या होगा। आपसे इसका योग पूछा है, योग। अब आपको पता है कि औसत बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। अगर इसी का हमको एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। औसत आपको पता है, तो औसत बराबर होगा कुल प्रेक्षणों का योग। कुल प्रेक्षणों का योग, तो कुल प्रेक्षण का योग कितना है सर 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे डॉट n तक हमें नहीं पता है, बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। मान लेते हैं n प्रेक्षण है, समझ रहे हैं ना। यही तो बोला है प्रथम कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है। तो मान लेते प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है। तब यहाँ पर हम लोग को योग पता करना है, सर ठीक है। अच्छा, सम संख्याओं का औसत निकालने का तरीका क्या होता है। सम संख्या का औसत निकालने का तरीका क्या होता है, तो बोलिएगा सम संख्याओं का लगातार सम संख्याओं का औसत निकालने का तरीका होता है सर n+1। और n+1 का मान दे रखा है सर कितना 101, क्योंकि औसत का जो मान है यही ना औसत निकालिएगा, और औसत का मान जो है दे रखा है कितना 101। तो मतलब n+1 का मान जो है कहीं ना कहीं कितना हो गया है सर 101 हो गया है। n+1 का मान 101 हो गया। तो क्या यहाँ से आप n का वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक उधर जाएगा
तो 101 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 100। मान n का वैल्यू आपको पता चल गया सर 100 है। अब आपसे योग पूछा है, योग ये वाला मान पूछा, ये वाला मान आपसे पूछा, n का वैल्यू पता चल गया कि 100 है। क्या आप इसका योग नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रथम n सम प्राकृत संख्या का योग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से निकालने का तरीका क्या होता है सर? n इंटू n प्लस 1, यही होता है ना। या फिर आप ऐसे भी देखे हैं कि योग औसत निकालना हम बताए थे ना, औसत निकालना हम आपको बताए थे कि कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो वहां से योग निकाल आप सकते हैं, योग निकाल सकते हैं औसत गुणा का कुल प्रेक्षणों की संख्या। याद करिए पहला क्लास, औसत गुणा का कुल प्रेक्षणों की संख्या, औसत गुणा का कुल प्रेक्षणों की संख्या। योग निकलेगा ऐसा ही, कुल प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, औसत गुणा का कुल प्रेक्षणों की संख्या। योग निकालना है, कुल प्रेक्षणों का योग निकालना है, तो औसत गुणा का कुल प्रेक्षणों की संख्या। याद करिए पहला क्लास है ना। तो योग हमें पता करना है सर, औसत तो हमें पता है ही, औसत कितना है? औसत तो हमारा 101 है, तो औसत रख देते हैं 101, और कुल प्रेक्षणों की संख्या हम पता कर चुके हैं। कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 100 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर? 100 लिखेंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10100। यही तो हो गया योग। योग जो है प्रथम 100 सम संख्याओं का जो औसत है, सम प्राकृत संख्याओं का औसत है, वो हो जाएगा 10,100। 10,100 ऑप्शन नंबर ए में आपका लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इसको मत नोट करिएगा, ये तो बस समझाने के लिए हम ऐसे लिखे हैं, ठीक है। ये बोल रखा है कि कुछ प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का औसत 101 है, मतलब औसत दे रखा है, तो औसत निकालते हैं हम कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुछ प्रथम सम संख्या, तो कुछ प्रथम सम संख्या मान लिए n प्रथम सम संख्या, और n टोटल सम संख्या है, तो n से ही भाग दे देंगे, ये हमारा औसत निकलेगा। अब हमें पता क्या था, ये हम समझाने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। अब हमें पता क्या है कि सर जो प्रथम n सम प्राकृत संख्या का औसत होता है, वो निकालने का तरीका होता है n प्लस 1, माने औसत निकालने का तरीका होता है n प्लस 1, और n प्लस 1 का ही मान दिया है 101, औसत दे दिया है 101, तो n प्लस 1 का मान हो गया 101। यहाँ से n हम निकाल लिए 100। n क्या है? कुल प्रेक्षणों की संख्या, यही ना है कुल प्रेक्षणों की संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या हो गई सर हमारे पास n, यानी 100 प्रथम 100 आपका सम प्राकृत संख्या का औसत बोला है, लेकिन हमसे योग पूछा है, योग। तो योग हम लोग कैसे निकालेंगे सर? औसत बराबर होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो योग हम लोग निकालेंगे, तो कुल प्रेक्षणों का योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो औसत गुणे कुल प्रेक्षणों की संख्या हम लोग निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर अगले सवाल पर। ऐसा ही जो है अगला सवाल भी है, ऐसा ही आप लोगों का अगला सवाल भी है, देखिए ऐसा ही अगला सवाल भी है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 है, तो उनका योग ज्ञात करें। कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 है, तो योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, ठीक है। तो कुछ लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का औसत जो है, योग जो है औसत दिया है, औसत कितना दिया है? 7 दिया। हमें नहीं पता कितना लगातार विषम संख्या है, लेकिन प्रथम लगातार विषम संख्या तो बोलेंगे 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ऐसे ही कहां तक जाएगा सर? ऐसे ही जाएगा n तक, क्योंकि मान लेते हैं प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया है, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है सर? कितना दिया है सर? कुछ को हम n मान लिए हैं 60 दिया। तो आपसे अब क्या पूछा है कि ये जो प्रथम n लगातार विषम संख्या है ना, इसका योग बताइए क्या होगा, योग पूछा है क्या होगा। अब बताइए आपको प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालने आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है सर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का तरीका क्या होता है? n होता है ना, ये औसत निकालने का तरीका हो गया, औसत। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का तरीका हो गया n, और प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? 60, मतलब n का वैल्यू हमें पता चल गया सर कि n कितना है? 60 है, n 60 है। औसत जितना प्रथम संख्या रहेगा उतना ही तो औसत ही रहेगा। जैसे बोला है कि 60 प्रथम विषम संख्याओं का औसत 60 है, तो वो वही होता है, प्रथम 60 विषम
प्राकृत संख्याओं का औसत जो है यहाँ पर 60 है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान हमारा कितना आ गया सर 60। अब हमसे क्या बोला है, कुल प्रेक्षणों का योग बताइए। योग ही तो पूछा, उनका योग ज्ञात करिए। अब योग बराबर होता है औसत गुणा का कुल प्रेक्षणों की संख्या। योग बराबर क्या हो जाएगा सर, औसत गुणा का कुल प्रेक्षणों की संख्या। औसत 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 और गुणा का कुल प्रेक्षणों की संख्या। गुणा का कुल प्रेक्षणों की संख्या। 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 औसत कितना है सर, औसत हमें दे रखा है 60, लिख देंगे 60। और कुल प्रेक्षणों की संख्या भी हम निकाल चुके हैं, कितना सर 60। 60 सॉल्व कर देंगे, 6 36 और 0 का 0 2 आ गया। ये हम लोग का आंसर हो गया। औसत गुणे कुल प्रेक्षणों की संख्या हो गया सर 3600। औसत गुणे कुल प्रेक्षणों की संख्या हो गया सर 3600। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, दिमाग पर जोर देंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। ऊपर ऊपर समझेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जोर देकर दिमाग पर समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, जो कंसेप्ट सिखाया जा रहा है उसको समझिए, औसत का वास्तविक मतलब समझिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि बिना मेहनत किए आपका सब हो जाए, तो ये संभव नहीं ना है बाबू। चलिए आगे आते हैं और अब बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 12 पर। सवाल नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। अब अभाज्य संख्या आपको याद होना चाहिए, तब तो आप बता सकते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है सर, 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट, यही अभाज्य संख्या। तो बोला प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत। प्रथम 10 अभाज्य संख्या कहां तक होता है, 29 तक। प्रथम 10 अभाज्य संख्या जो 29 तक होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये पहला 10 गो अभाज्य संख्या है। तो इसी का औसत पूछा है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ऊपर और 10 गो अभाज्य संख्या है तो नीचे हो जाएगा। यही ना है जी, प्रथम 10 गो अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, तो प्रथम 10 गो अभाज्य संख्या यही है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, यही ना प्रथम 10 गो अभाज्य संख्या है। अब बोला यही प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, तो निकाल दीजिए औसत। इन्हीं का योग अब बट्टे में इनकी संख्या कितनी है, तो 10 गो है, उससे भाग दे देंगे, यही ना एवरेज होता है। तो एवरेज बराबर हो गया कुल प्रेक्षणों का योग, तो 2 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 11 प्लस का 13 प्लस का 17 प्लस का 19 प्लस का 23 और प्लस का 29। तो कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 10 है। सॉल्व कर दो, ये पूरा ऊपर वाले को जोड़ेंगे ना तो 129 आएगा, क्योंकि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग जो होता है वो 100 होता है, या 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या का योग आपका 100 होता है। तो 1 से 25 तक में 2 से कहां तक आएगा, 23 तक, तो इसका योग 100 है। 29 उसमें शामिल हो गया, 129 और बटा में कितना है 10। सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 12.9। 12.9, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा सर, 12.9 हो जाएगा, 12.9। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये सब सवाल छोटा मोटा सवाल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ नहीं था, क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 समझिए जरा क्या कह रहा, कह रहा 25 से 180 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 25 से 180 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सुनिए जी, जैसे हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, यहां समझिए। जैसे हम यहां पर बोले आपसे कि 2 से लेकर 11 तक टोटल कै गो सम संख्या, हम आपसे ये बोले, जैसे यहाँ गिनती लिखे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे हम गिनती लिखे। और यहां पर हम आपसे पहला सवाल ये किए कि 2 से 11 तक कुल कितनी सम संख्या है, कुल कितनी सम संख्या है, कितनी सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। 2 से 11 तक कुल कितनी सम संख्या है। दूसरा, 2 से 11
के बीच कुल कितनी सम संख्या है, कुल कितनी सम संख्या है, कितनी सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। 2 से 11 तक कुल कितनी सम संख्या है, 2 से 11 के बीच कुल कितनी सम संख्या है। यहां पर हमने तक शब्द का प्रयोग किया है, यहां पर हमने बीच शब्द का प्रयोग किया है। इस दोनों में डिफरेंस समझिए। जब तक शब्द का प्रयोग करता है तो पहला वाला भी काउंट होगा और आखिरी वाला भी काउंट होगा, यदि वो सम संख्या है तब, सम संख्या है तब, ठीक है। और अगर बीच शब्द का प्रयोग करेगा तो पहला भी काउंट नहीं होगा और आखिरी भी काउंट नहीं होगा। अगर बीच शब्द का प्रयोग कर रहा है तो पहला भी काउंट नहीं होगा और आखिरी भी काउंट नहीं होगा, यदि सम संख्या हो तो भी और नहीं हो तो भी, हो तो भी नहीं हो तो भी। तो इसका जैसे आंसर करना है कि 2 से 11 तक कुल कितनी सम संख्या, ये रहा 2 और ये रहा 11। तक शब्द का प्रयोग किया है तो 2 को भी काउंट करेंगे और 11 को भी काउंट करेंगे, यदि सम संख्या होगा तब, है ना। जैसे 2 सम संख्या है तो 2 को काउंट करेंगे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 11 को भी काउंट करते कब, जब 11 भी सम संख्या होता तब। तो 2 से लेकर 11 तक टोटल कितनी सम संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4 और 5। 11 सम संख्या होता तो ये भी काउंट हो जाता। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 5 हो गया। कि 2 से 11 तक कुल कितनी सम संख्या है सर, 5 सम संख्या है। इसके बाद 2 से 11 के बीच कुल कितनी सम संख्या, बीच शब्द का जब प्रयोग करेगा ना, जब बीच शब्द का प्रयोग करेगा तो जो पहला है और आखिरी है ये दोनों काउंट नहीं होगा, चाहे वो सम संख्या हो और चाहे वो सम संख्या नहीं हो। तो इसके बीच का देखना है, 2 और 11 के बीच का, तो 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। तो 2 से 11 तक कुल कितनी सम संख्या है, तब 5। और 2 से 11 के बीच कुल कितनी सम संख्या है सर, 4। 2 से 11 के बीच कुल कितनी सम संख्या है, तो 4 है, 4 है, तो 4, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए, तो जरा जो सवाल है उसको जरा देखिए तो क्या कह रहा है। देखिए जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि 25 से 180 तक की सम संख्या का औसत क्या होगा। 25 से 180 तक की सम संख्या का औसत क्या होगा, 25 से 180 तक, 180 तक, 25 से 180 तक की सम संख्या का औसत क्या होगा। सम संख्या बोला है, सम संख्या, अब तक शब्द का प्रयोग किया है, सम संख्या बोला है और तक शब्द का प्रयोग किया। तक का मतलब क्या होता है, पहला भी काउंट होगा आखिरी भी काउंट होगा, यदि सम होगा तो, यदि सम होगा तो। अब 25 से 180 तक का सम संख्या का औसत बताना है। तक बोला है तो क्या 25 जो है, 25 जो सम संख्या है नहीं, तो 25 के बाद वाला लेंगे 26, 26 के बाद अगला सम संख्या कौन सा मिलेगा, तो बोलेंगे सर 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद ऐसे ही आएगा 32, ऐसे ही डॉट 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 कहां तक जाना है। तक बोला है तो 180 को भी शामिल करेंगे, यदि ये सम संख्या होगा तो। सम संख्या है ना 180, तो 180 को भी शामिल करेंगे। और इसी का हमसे औसत पूछा है कि 25 से 180 तक की सम संख्या का औसत बताइए। तक शब्द का मतलब पहला भी काउंट होगा आखिरी भी काउंट होगा, यदि सम संख्या हो तब। अब 25 सम संख्या नहीं है इसीलिए इसको नहीं लिए, 180 था तो इसको ले लिए, ठीक है। अब औसत बताना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये समानांतर श्रेणी से बन रहा है, समानांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि 25 से 180 तक का सम संख्या और सम संख्या में जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है, माने दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान होता है। और याद करो पहला और दूसरा क्लास, यहां देखो अंतर 2 है, अंतर 2 है, अंतर 2 है, पहला और दूसरा क्लास याद करो। समानांतर श्रेणी का औसत कैसे निकालते हैं, तो आपको बताया गया था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, फर्स्ट ये हो गया, लास्ट ये हो गया, बटा में 2, 26 प्लस का 180 और बटा में 2। भाई यही तो है, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म और बटा में 2, यही तो है एवरेज निकालने का तरीका, यही तो है एवरेज निकालने का तरीका। तो निकाल देंगे, समानांतर श्रेणी का एवरेज ऐसे ही निकालता है, तो निकाल देंगे। इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा सर 206, और 206 में भाग किसे दे देंगे 2 से, कितना आ गया मेरे भाई 103। डायरेक्ट आंसर कर दिया हम, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम लोग का आंसर हो गया सर डायरेक्ट 103। ये क्वेश्चन नंबर कितना था मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर जो था 14 था, 14 नंबर क्वेश्चन था ये, 14 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन जरा आप देखिए, उसमें क्या पूछा है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो जरा क्या पूछा, 15 नंबर क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन में जरा देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि 37, अच्छा इसमें और कुछ कोई क्वेश्चन था क्या? इस सम संख्या 13 नंबर क्वेश्चन था क्या? हो 13 नंबर क्वेश्चन था क्या? 25 से 180 तक की सम संख्या का 13 नंबर क्वेश्चन था, 14 नहीं था सर। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 13 नंबर क्वेश्चन था। इसका पिछले वाला क्वेश्चन कितना था सर? 13 नंबर था। अब जो आ रहे हैं हम लोग 14 नंबर, 14 नंबर। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग किए वो 13 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 25 से 180 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें उसमें क्या पूछा था? सम संख्या। इसमें क्या बोला है? 25 से 180 तक, 180 तक की विषम संख्या का औसत क्या होगा? विषम संख्या का औसत पूछा। 25 से 180 तक की विषम संख्या का औसत पूछा है सर। बता देंगे विषम संख्या का औसत? बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका तक शब्द का प्रयोग किया गया, तो पहला भी काउंट होगा, आखिरी भी काउंट होगा। यदि दोनों के दोनों विषम होंगे तब तो ये हो गया 25। 25 के बाद अगला 27, 25 को काउंट करेंगे ना, क्योंकि 25 विषम है। 27, 27 के बाद अगला 29, 29 के बाद अगला 31। ऐसे ही कहां तक जाएंगे? 180 तक जाएंगे सर। नहीं, 180 तक जाते यदि 180 विषम होता तब, क्योंकि तक लगाया तो 180 को भी शामिल कर सकते थे, लेकिन 180 विषम है ही नहीं। तो इसके जस्ट पहले कौन विषम है? तो बोलेंगे सर 179। तो यहां तक जाएंगे 25, 27, 29, 31, 179। 25 से 180 तक विषम संख्या का औसत निकालना है। और ये लगातार संख्या है सर, क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं के बीच का यदि अंतर समान होता है तो उसे क्रमागत संख्या या लगातार संख्या कहते हैं। और लगातार संख्या, क्रमागत संख्या के जो औसत निकालने का तरीका होता है, समानांतर श्रेणी का जो औसत निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है सर? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2, यही होता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है? 25, लास्ट टर्म कितना है? 179, और भाग किससे दे देंगे? 2 से दे दीजिए भाग। ये आपका हो गया कितना? 9 और 5 14 की 4, हासिल कितना हो जाएगा सर? 1। उसके बाद 7 और 2 9 और 1 10 की 0, हासिल 1। 1 और 1 कितना हो गया मेरे भाई? 2, और इसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 102। औसत कितना हो गया मेरे भाई? 102 हो गया। 102 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और ये हम लोग का कौन सा था सर? ये 14 नंबर सवाल था। 14 नंबर सवाल था सर, 14 नंबर। इसके पहले वाला सवाल कितना नंबर था? 13 नंबर, 13 नंबर। अभी हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है, तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? याद करो, दूसरा क्लास यही सब सवाल था। ठीक है, क्या बोला है? 37 लगातार संख्या। लगातार संख्या का मतलब प्राकृतिक संख्या। जैसे बोला रहता कि 37 सम संख्याओं का औसत, 37 सम संख्याओं का औसत इतना है, तो उसमें बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या है, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या है। एक तो ये सवाल हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? लगातार। और लगातार का मतलब हमको बताए थे दूसरे क्लास में, जो दूसरा क्लास था औसत का, उसमें बताया कि लगातार का मतलब प्राकृतिक संख्या होता है। तो 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। कभी भी कोई क्लास करिए ऑनलाइन तो पिछला रिवीजन करने के बाद ही करिए। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं होगा तो आपका दिक्कत होगा। अब समस्या ये है सर कि अब हम क्या ही बोले, समस्या ये है कि अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग में पिछला हर बात फिट होना चाहिए, तब आपको अगला जो है समझ में आएगा। ठीक है, मतलब पिछला जितना भी पढ़ाया जा रहा है उस सब आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, उस पर आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस रहना चाहिए। अब हम क्या कहें, मतलब हम छोड़िए, हटाइए। ठीक है, मतलब 37 लगातार संख्याओं का औसत, 37 लगातार संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? 37 लगातार संख्याओं का औसत दे रखा है कितना सर? 54 दे रखा है। तो इसमें क्या पूछा है आपसे? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या। और हमने आपको बताया था कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या यदि सम संख्या के केस में पूछता है, आपको पिछला वीडियो याद होना चाहिए। यदि सम और विषम के केस में छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछता है तो उसके लिए हम आपको बताए थे एवरेज माइनस का गैप और एवरेज प्लस का गैप। जैसे छोटी संख्या पूछता है तो एवरेज माइनस का गैप, और बड़ी संख्या पूछता है तो एवरेज प्लस का गैप। कब? जब सम संख्या और विषम संख्या का केस रहे तब। लेकिन लगातार संख्या का जब आता है तब, यानी प्राकृतिक संख्या वाला जब आता है तब क्या करते हैं?
जब छोटी संख्या पूछता है, जब छोटी संख्या पूछता है, छोटी संख्या, तब हम लोग क्या बोलते हैं सर, एवरेज, एवरेज माइनस का गैप बटा में दो, माइनस का गैप बटा में दो। और जब बड़ी संख्या पूछता है, बड़ी संख्या, तब बड़ी संख्या पूछता है तब हम लोग क्या बोलते हैं सर, एवरेज, एवरेज प्लस का गैप बटा में दो, प्लस का गैप बटा में दो। यही तो तरीका है हम लोगों का, उस दिन हम आपको समझाए थे, यही तरीका है। तो बड़ी संख्या निकालना है तो एवरेज प्लस का गैप बटा में दो। अब बोला कि 37 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 54। तो एवरेज हमको पता चल गया सर कितना है, 54। अब हम आपको बताए थे कि जो गैप होता है हमेशा संख्या से कम होता है। संख्या कितना है, संख्या है सर 37, और हमें गैप बताना है तो गैप नहीं बता सकते हैं, गैप हमेशा संख्या से एक कम होता है। तो गैप कितना हो गया, 36, 36 हो गया सर गैप, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो आपका तरीका हो जाएगा एवरेज, एवरेज प्लस का, एवरेज प्लस का गैप बटा में दो, गैप बटा में दो। अब एवरेज कितना है मेरे भाई, 54, 54 और प्लस का गैप कितना है 36, 36 बटा में 2 करेंगे हो जाएगा 18। अब इसमें जोड़ देंगे क्योंकि बड़ी संख्या पूछा है तो जोड़ेंगे। तो 54 और 10 64, 64 में 8 जोड़ेंगे सर हो जाएगा 72। कितना आ गया मेरे भाई, 72 आ गया, 72, 72 आ गया। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें 72 हो जाएगी। ऐसा हम बहुत ज्यादा सवाल कराए हैं दूसरे लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, तो ये कोई नया नहीं है, ये कोई नया नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत निकालिए जो 13 से विभाज्य है। 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है, जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अच्छा सवाल है, और इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आता है। ऐसा कोई भी बात हम नहीं बताएंगे आपको जो एग्जाम के बाहर का हो, ठीक है। हम सिर्फ चर्चा उसी पर करते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हो और एग्जाम में आने की संभावना हो, ठीक है। आइए थोड़ा सा वैल्यू समझिए आप लोग इन सब चीजों का, जो भी है, ठीक है। आप लोग वैल्यू नहीं समझ रहे हैं इस सब चीज का। पढ़ाई है, टीचर है, क्या पढ़ा रहा है, क्या कंटेंट दे रहा है, किस तरीके से बताया जा रहा है, इस सब चीज का वैल्यू समझिए। टीचर को आप बहुत लोग डिमोटिवेट करते रहे हैं, टीचर एकदम क्या ही बताए, इतना मेहनत करने के बाद आप लोग के लिए उसके बाद से ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हो, जो 13 से विभाज्य हो। 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16। 100 और 200 के बीच, के बीच, के बीच उन सभी संख्याओं का औसत बताइए जो 13 से विभाज्य है। 13 से क्या है सर, विभाजित है, 13 से विभाजित है। 100 और 200 के बीच इस सब क्वेश्चन लगा दीजिएगा, जितना हम पढ़ा रहे हैं इस सब का क्वेश्चन यहाँ साइड में लगा दीजिए। 100 और 200 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं उनका औसत बताना है। तो 100 और 200 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं ये पता करना है। बीच बोला है तब पहले तो 100 भी यूज नहीं होगा और 200 भी यूज नहीं होगा, मतलब पहले वाले को भी नहीं लेंगे और आखिरी वाले को भी नहीं लेंगे, क्योंकि बीच शब्द का प्रयोग किया, बीच शब्द का। और 100 और 200 के बीच में भी वैसे संख्या को लेना है जो 13 से पूरा पूरा कट रहा हो, 13 से पूरा पूरा कट रहा हो। तो 100 के ठीक बाद वैसी संख्या जो 13 से कट रही हो, 100 के ठीक बाद वैसी संख्या जो 13 से कट रही है। 100 के ठीक बाद 13 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 13 से कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या या विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या, होने वाली संख्या, वाली संख्या। 100 के ठीक बाद, 100 के ठीक बाद 13 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, कौन सी है सर? तो बोलेंगे सर देखो 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 पंचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। मतलब 100 के बाद ऐसा कौन सा संख्या मिल रहा है जो 13 से कट रहा है? तो 13 से 8 बार में जा रहा है 104, 104 जा रहा है ना। तो 100 के ठीक बाद 13 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 104, 104। और 200 के ठीक पहले, 200 के ठीक पहले 13 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 200 के ठीक पहले, ठीक पहले
पहले 13 से विभाजित होने वाली संख्या, 13 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या, होने वाली संख्या, वाली संख्या 200 के ठीक पहले 13 से विभाजित होने वाली संख्या 195। आप सर कैसे लिख दिए गुरुजी 195? 195 हम कैसे लिख दिए, देखो जैसे 200 के ठीक पहले 13 से कटने वाली संख्या पता करनी है तो 200 में भाग दो 13 से, 200 में भाग दो 13 से, 13 से भाग देंगे 13 एकम 13, बचा कितना 7, बगल से उतरेगा 0 70, 13 पंचे 65, 65 कितना बच गया सर 5। अब तो नहीं जाएगा, अब शेषफल छोटा हो गया भाजक से, कुछ उतारने के लिए भी नहीं है, अब नहीं जाएगा। जो 5 बचा है ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा है, किससे एक्स्ट्रा है सर 200 से, तो 200 में से कितना घटा देंगे 5, कितना हो जाएगा मेरे भाई 195। यानी 200 से जस्ट कम संख्या जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो, 200 से जस्ट छोटी संख्या जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो कौन सी है सर 195 है, 195 है। तो अब आप बता सकते हैं कि 100 के बाद और 200 के बाद वे सभी संख्याओं का औसत जो 13 से पूर्णतः विभाजित है, 100 के बाद 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है 104 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर 104, 104, 104 के बाद 13 से विभाजित होने वाली संख्या, 13 का पहाड़ा पढ़ो ना, 13 8 104, 13 9 117, 13 दहिया 130, और ऐसे ही आपको कहां तक जाना, ऐसे ही अभी और कर सकते हैं 13 × 11 143, और ऐसे ही आप और कहां तक जाएंगे सर मैक्सिमम 195 तक, क्योंकि 200 के ठीक पहले और 100 के बाद तक आना है। अगर आप देखेंगे तो समानांतर श्रेणी में बना, प्रत्येक के बीच में 13 का अंतर है, क्योंकि 13 से कटने वाली संख्या हमको लेना है तो हर एक 13 का डिफरेंस पर आएगा 13 से कटने वाला संख्या। और समानांतर श्रेणी में औसत निकालना आसान होता है ना, जब दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है तो औसत निकालना आसान होता है। समानांतर श्रेणी का औसत कैसे निकलता है, फर्स्ट प्लस का लास्ट बटा में 2। फर्स्ट क्या है सर 104, लास्ट क्या है सर 195, और बटा में कर देंगे 2, औसत निकल जाएगा। निकाल दो औसत, निकालेंगे ये 100 और ये 100, 200, 295 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 299, और 299 में भाग किससे दे रहे होंगे हम लोग 2 से। दीजिए भाग कितना आ रहा है 2 से 14 बार में 28, बचा 1, बगल से उतरेगा 9, 2 9 18, बचा कितना 1, दशमलव लगाएंगे 0 उतरेगा 2 पंचे 10, आंसर हो गया 149.5, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 149.4 दिया है, अप्रोक्स में 149.5। समझ में आया आप लोग को, बिल्कुल समझ में आया सर, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। तो यहाँ पर हम लोग का टाइप नंबर 2 भी क्या होता है समाप्त, टाइप नंबर 2 यहाँ से सर हम लोगों का समाप्त हो गया। तो आज हम इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।